सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 6 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 03। जैसे कि हमने पढ़ाई की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ये काफ़ी इजी चल रहा है, तो इसलिए ये वाला लेक्चर भी इजी ही रहेगा। तो आज का लेक्चर है एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। तो ये भी एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो चलो इसको पढ़ते हैं और बाकी इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। अब हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीज में समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किससे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट किससे कहते हैं। एक हाँ, तो कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ टेम्परेचर, मतलब एक सब्सटेंस का एक फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर के ऊपर जहां पर जो उसका वेपर प्रेशर है, क्या जो उसका वेपर प्रेशर है एक सब्सटेंस का एक लिक्विड फेज में, कि मतलब एक सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है एक लिक्विड फेज में, वो जब बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड फेज, कहाँ पर लिक्विड फेज में वो बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड फेज में। तो उस पॉइंट को, कि मतलब उस एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, कि इस पॉइंट पर तुम्हारा लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है। तो अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ये तो बस एग्जांपल था। ठीक है, अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, अभी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिप्रेशन पॉइंट में वो ये कह रहा है कि अ सॉल्यूशन विल फ्रीज, कि एक सॉल्यूशन तब फ्रीज होगा जब उसका वेपर प्रेशर, क्या जब उसका जो वेपर प्रेशर है भाई, जिसका वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा द वेपर प्रेशर इन प्योर, कहां पर, इन प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, तो तुम ये वाली तुम्हें समझ में आ गई होगी कि एक सोल्यूशन तब फ्रीज करेगा जब उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर इन प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, अभी हमने ऊपर यही पढ़ा है लगभग। तो अगला है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इज एडेड टू इट्स सॉल्वेंट, मतलब जब एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है वो एडेड हो जाएगा एक सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसका वेपर प्रेशर करेगा डिक्रीज। तो इसी वजह से जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका डिक्रीज हो जाएगा। हेंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें हमने पढ़ी हैं फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको और अच्छे समझते हैं, कि जिससे तुम्हें ये और अच्छे से तुम्हें ये चीज समझ में आएगी एक ग्राफ के द्वारा। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है, अब हम वो पढ़ेंगे, मतलब कि अब हम लोग इस चीज को समझेंगे। पहले हमने इसके बारे में डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी कि इसको क्या कहते हैं, कि क्या होता है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो टी नॉट एफ है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है,
और उसके बाद जो टी एफ है वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। सो तो इसकी वजह से क्या होगा ना, इसकी वजह से एक डिक्रीज होगा, उसकी वजह से एक डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे हमने पढ़ा था, अब हमने पिछले उसमें जो हमने पढ़ा था वो ये था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो इसके बीच का अगर हम डिप्रेशन निकालना चाहें तो इसके लिए डिप्रेशन निकलेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो ये इसके बीच का डिप्रेशन निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। तो अब अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग करेंगे कि आगे हम लोग लिखेंगे इधर कि जो हमारा टीएफ है, डेल्टा टीएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के। तो अगर मैं ये लिख दूं कि डेल्टा टी एफ जो है, अब हमें इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो इसे हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे के एफ इंटू एम। तो ये हमारा कांस्टेंट बन गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि ये टी एफ है क्या, तो के एफ को हम लोग बहुत सारे नामों से बोलते हैं। के एफ को पहले हम लोग बोलते हैं एक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो केएफ को ना आपको काफी सारे तरीके से आपको केएफ रिप्रेजेंट आपको कर सकता है। ठीक है, दूसरे जैसे बोलते हैं क्राइस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, उसका ये दूसरा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये है ही। ठीक है, तो अब एक सेकंड लिख दिया मैंने, क्रायोस्कोपिक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हाँ ये सही है। ठीक है, तो केएफ को हम लोग दो तरीके हम लोग कर सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इन दो में से किसी के भी बीच में आपके में क्वेश्चन लिख के आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसके अगर हम लोग यूनिट देखें इसी की केएफ की, तो इसकी यूनिट इसकी होती है केजी। जगह नहीं मिल पा रही है मुझे इसका यूनिट लिखने की केएफ की, कहाँ लिखें। ठीक है, और हम इसकी यूनिट लिखें केएफ की, तो यूनिट होती है इसकी केजी बाय मोल। ठीक है, तो ये हमारे केएफ की यूनिट होती है। ठीक है, केएफ अच्छे लिख देते हैं। तो अब हम लोग ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि इसका असली में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि एक वो सॉलिड स्टेट से एक लाइन जा रही है। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट जा रहा है और ये सॉलिड स्टेट पर है। ठीक है, ये चीज ठीक है। फिर अब उसके बाद हाँ ठीक है, फिर यहां से हम लोग अब एक और, अब यहां से क्या होगा मैं बताता हूँ, लोग देख हमसे लाइन ठीक से बनाए। ठीक है, फिर अब सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहीं से बना देंगे। ये क्या बन गया,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा बन गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, कि भाई फिर उसके बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का होता है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो एक बार हम इसको भी बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, फिर अब जो इसके बीच का जो डिप्रेशन आया, इसके बीच में जो डिप्रेशन आया, हम उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई गेस सो अब आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक ऐसा जो डिप्रेशन जो हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बीच में, ये जो डिप्रेशन हो रहा है हम इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई गेस सो अब इसके बाद आपके में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस के ऊपर कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर m जो होता है बता देता हूं मैं कि यहाँ पर जो m होता है, यहाँ पर m यहाँ पे होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है यहाँ पे m। ठीक है, तो अब यही सब कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इसके लिए जरूरत है और उतने ही नीडेड हैं। अब आगे हम चलते हैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारा एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि व्हाट अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है C2H5 का जो कि एक नॉन वोलेटाइल है, मस्ट बी डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ H2O सो इट फ्रीजेस एट -2 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट हमें H2O का दे रखा है 0 डिग्री और KF ऑफ H2O में दे रखा है 1.86। ठीक है, तो सबसे हम लोग डेल्टा TF निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें सबसे आसान फॉर्म लगता है। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फॉर्मूला होता है T0F माइनस TF। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास T0F क्या है, हमें निकालना है जो प्योर हो। ठीक है, तो प्योर में हमें क्या दिख रहा है, प्योर हमारा C2H5 तो एक नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो मतलब कि -2 है तो H2O को वोलेटाइल होना ही पड़ेगा, तो मतलब H2O प्योर है। तो अब डेल्टा TF निकाल लेंगे यहाँ से। डेल्टा TF कितना निकल गया 0, एक प्योर है तो 0 -2 जो कि C2H5 का है। तो डेल्टा TF की वैल्यू हो गई 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। मतलब कि हमें फॉर्मूला दिया होता है, और जो दूसरा फॉर्मूला वो होता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KB इंटू M। तो अगर हम लोग इसे थोड़ा सा और खोलेंगे तो डेल्टा TF इंटू KB इंटू गिवन वेट और अपॉन में जो मोलिकुलर वेट। अब आपको बताना चाहिए कि C2H5 का मोलिकुलर वेट क्या होता है। तो C2H5 का मोलिकुलर वेट होता है आई गेस सो 56 होता है या फिर 46 होता है। तो C2H5 मोलिकुलर वेट होता है 46। ठीक है, तो 46 और अपॉन में जो 1 kg तो जो डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये अभी फिर हमें निकालना है, यहाँ से x क्या निकालनी है हमें, इसके लिए क्या हो जाएगा डेल्टा TF
इंटू 46 ऊपर चले जाएगा अपॉन में के बी। अब ये आपका एक फॉर्मूला भी बन गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला भी है। बस यहाँ पे जो भी आपको सब्सटेंस गिवन हो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट डालिए और आपको कितना आपका अमाउंट डिसॉल्व है नॉन वोलेटाइल वो पता चल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। टी एफ हमारा निकला है 2 डिग्री 46, के भी कितना है 1.86। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 ग्राम। तो कितना अमाउंट डिसॉल्व हो गया, वो डिसॉल्व हुआ है 50 ग्राम डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आई गेस यही इसका सही आंसर होना चाहिए। हाँ ये इसका सही आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं एक अगले क्वेश्चन के लिए। भाई ये तो बिल्कुल ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से डरना नहीं है और आराम से अटेम्प्ट करना है। चलो दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर ऑफ इथिलीन ग्लाइसॉल, इथिलीन ग्लाइसॉल। अब अगर आपको पता नहीं है कि जो इथिलीन ग्लाइसॉल है ये उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इथिलीन ग्लाइसॉल का 62। ठीक है, तो इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ H2O। तो अब अगला क्वेश्चन है वो है 50 सेंटीमीटर ऑफ इथिलीन ग्लाइसॉल। अब आपको अगर इथिलीन ग्लाइसॉल का अगर आपको अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो होता है 62। ठीक है, इज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ H2O। किसके अंदर डिसॉल्व है, 50 ग्राम ऑफ H2O के अंदर डिसॉल्व है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O जो 0 डिग्री में पता है, KF हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर दे रखा है 34 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या पूछा, हमें पूछा है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। अब जो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। जहां पर हमें वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पहले से गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है 50। तो अगर कहीं ना कहीं हमें मास पता चल जाए तो हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या दे रखा है, देखो अब इसका टीबी कितना आ जाएगा, रुको एक मिनट नोट कर लेते हैं। डेल्टा टीबी कितना है 34 डिग्री सेल्सियस, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 0 से माइनस 34 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें के एफ गिवन है, के एफ हमें गिवन है 1.86 के जी मोल। ठीक है, और हमें कुछ गिवन है, हाँ, और हमें इसका वेट गिवन है 50 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक है भाई, और चीज, हाँ, और हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है 62। तो आई गेस हमें यही सब चीजें हमें एक फॉर्मूले के अंदर चाहिए होती हैं। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूले के अंदर हमें यही सब चीजें हमें चाहिए। तो इस फॉर्मूले लगाते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, सॉरी टी एफ, क्या कर रहा हूँ मैं, टी एफ। ठीक है, टी एफ की वैल्यू कितनी होगी 34 डिग्री सेल्सियस। के एफ हमें दे रखा है 1.86। और अब हमें हमें जो निकालना है वो है मास, तो इसको हमें देते हैं। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, अब इसके नीचे आ जाएगा वेट भी है और मॉलिक्यूलर वेट भी है। तो इसमें हमको सबसे पहले जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा मॉलिक्यूलर वेट 62 होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, तो आई गेस सो अब हमें सब कुछ सही लिखा है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इतना है। ठीक है, 62 तो सबसे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 50, क्योंकि हमें सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि मोलारिटी में नीचे मोल्स आते हैं, अपॉन में 100। तो अब अगर यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, ये ऊपर चले जाएगा
इंटू 62 अपॉन में 50 इंटू 1.8 इंटू 1.86। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ रही है। तब तक मैं भी देख लेता हूँ। ओके तो इसका जो मास निकल गया है वो निकल गया 56.6 ग्राम। तो अब हम लोग इस ही मास को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, बस ऑन डेंसिटी निकल जाएगी हमारी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया है, डेंसिटी का 56.6 ग्राम, 56.6 अपॉन में 50, इसको हम लोग करेंगे 113 शायद से 113 या फिर 113.3 अपॉन में 10। तो इसकी जो डेंसिटी आ जाएगी, वो आएगी 133। इसकी आ गई डेंसिटी। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें वो हमें कह रहा है कि 5% ऑफ केन शुगर, मोलर मास जो होता है वो है 342, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% C6H12O6। ये दोनों अलग अलग हैं। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर H2 is 273.15 और KF हमें रखा है 1.86। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केन शुगर का निकालने की कोशिश करते हैं। तो केन शुगर होता है डेल्टा TF। सबसे पहले डालेंगे हम लोग कौन सा, ये वाला डालेंगे सबसे पहले, है ना। तो 273.15 माइनस 271, तो फिर डेल्टा TF हमारा कितना आ गया है, हमारा आ गया है 0.15 हमारा डेल्टा TF हम लोगों का आ गया है। नहीं 0.15 है, 2.5, फिर 2 का भी गैप है। ठीक है, तो 2.15। तो अब हम लोग इसका निकालने हैं, बोल रहे हो। अब एक बार बताओ, इसमें एक चीज हमें बताता हूं मैं तुम्हें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसमें लिखा है 5% ऑफ शुगर। 5% ऑफ शुगर का क्या मतलब है, 5% ऑफ शुगर का मतलब ये है कि 5 ग्राम शुगर है हाँ 100 ग्राम ऑफ H2O में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। मतलब 5 ग्राम केन शुगर है 100 ग्राम H2O में। ठीक है, इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं इधर आ जाएगा 5 बाय, नहीं सबसे, हाँ फिर उसके बाद इसका आएगा मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मोलर मास, जो कि है 342 अपॉन में 95 और अपॉन में 100। ठीक है, और इसको हम लोग बोल लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा का हमें फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दे रखा है, हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डेल्टा TF। अब यहाँ पर भी सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ पे C2C6H12O6 का है। तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में, अब इसका हम निकालेंगे तो इसका आएगा लगभग 180, 95 अपॉन में 100। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको, अगर हम लोग अब इक्वेशन 2 बोल लें, इक्वेशन 2। ठीक है, तो फिर अब इन दोनों इक्वेशन अगर हम डिवाइड कर दें, क्या करें हम लोग, 2 को डिवाइड कर दो 1 से। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, सब चीजें नहीं आएंगी ना तो थोड़ी सी दिक्कत है इस चैप्टर में। स्पेशली इस चैप्टर में आपको ये चीज ऐसे कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों इक्वेट करेंगे, 95 से 100, 95 कट जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF 2.15
15, यहाँ पे क्या था 5/180 और नीचे क्या आ जाएगा 5/342, 5 से 5 भी कट जाएगा। तो आपका जो डेल्टा टी एफ आपका आएगा वो आपका आएगा, ये ऊपर चला आएगा तो 342/180 और यहाँ पर नीचे था ये ऊपर आ जाएगा 2.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, मैं एक बार देख के बता देता हूँ, जो आपको फाइनल आंसर जो आपका आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 4.09 केल्विन, 4.09 केल्विन। तो बस आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी आज के में थोड़े से कम क्वेश्चन कैप्चर हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग आगे कवर अप कर लेंगे प्रैक्टिस सेशंस में, ठीक है। तो अभी के लिए फिर यार इतना ही। जो अगला लेक्चर होगा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, फिर उसके बाद एक और लेक्चर होगा जो कि होगा वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर, फिर उसके बाद फिर एक और सेशन होगा जो कि होगा प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो यही ठीक है, तो यही सब चीजें हैं जो आपको करनी है, और मैक्सिमम ये चैप्टर अब 3 या 4 लेक्चर और इसमें लगेगा तो उसमें भी हो जाएगा लेक्चर भी खत्म, ठीक है। अब बाकी तब तक के लिए आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी और जो भी आपका थर्ड सब्जेक्ट है उसकी भी। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।